मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने बीजेपी में आते ही लव जिहाद से लेकर कृषि कानूनों तक पर अपना पक्ष रखा। खास तौर से लव जिहाद का मुद्दा केरल में गर्म हो गया। इतना ही नहीं, केरल में बीजेपी की विजय यात्रा की शुरुआत करने आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लव जिहाद के मामले पर पिनराई विजयन की सरकार पर जोरदार हमला बोला। केरल में मेट्रोमैन की बीजेपी में एंट्री के बाद से कांग्रेस बेचैन हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन को लेकर कहा, श्रीधरन बीजेपी केरल चुनाव में कुछ सीटें छोड़कर गंभीर दावेदार नहीं है। उसने पिछली बार जो एक सीट जीती थी उस पर प्रदर्शन में सुधार करना उसके लिए मुश्किल होगा। लखनऊ से लेकर कोच्चि तक देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का खाका तैयार करने वाले श्रीधरन केरल में बीजेपी की जीत का रोड मैप तैयार करने में जुटे हैं। थरूर ने कहा कि केरल चुनाव पर ई श्रीधरन के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव खुद बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के रूप में सामने आएगा। ई श्रीधरन को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। केरल चुनाव में उनका प्रभाव न्यूनतम रहने की उम्मीद है। केरल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं है, मगर बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ई श्रीधरन के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद श्रीधरन ने भी कहा था कि बीजेपी अब राज्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी। श्रीधरन केरल में सीएम पद के दावेदार बन गए हैं। उन्होंने लव जिहाद के मामले में कहा कि वह भी लव जिहाद के खिलाफ हैं क्योंकि हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। श्रीधरन ने कहा कि वह जानते हैं कि केरल में लव जिहाद हो रहा है। दक्षिणी राज्य में चुनाव से पहले उनके इस बयान के बाद हलचल मच गई है। इस बयान को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल में लव जिहाद को रोकने की खातिर कथित तौर पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने के लिए राज्य की वाम मोर्चा सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया, केरल उच्च न्यायालय ने 2009 में लव जिहाद के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले योगी ने बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के नेतृत्व में राज्यव्यापी विजय यात्रा का उद्घाटन करने के बाद कहा कि उनकी सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद से केरल इस्लामिक राज्य बन जाएगा। इसके बावजूद राज्य सरकार सो रही है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाया ताकि शादी या अन्य छलावा के माध्यम से धर्मांतरण को रोका जा सके। कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने के लिए भी आदित्यनाथ ने केरल सरकार की आलोचना की और दावा किया कि उनका राज्य प्रभावी तरीके से महामारी से निपटा है। राज्य के 14 जिलों के सभी बड़े विधानसभा क्षेत्रों के लिए शुरू किए गए 15 दिवसीय विजय यात्रा को भगवा दल के आधिकारिक प्रचारक अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। तमिलनाडु में अगले कुछ महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां एमके स्टालिन सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए तमिलनाडु पहुंचे बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने सीधा डीएमके पर निशाना साधा और उस पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी सूर्या ने डीएमके को हिंदू विरोधी पार्टी कहा। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, डीएमके एक मौकापरस्त पार्टी है। जब वो सत्ता में रहते हैं तो वो हिंदुओं पर हमले करते हैं और फिर वोट लेने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। सूर्या ने तमिलनाडु की जनता से उन्हें हराने की अपील की। इस साल अप्रैल मई के महीने में तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सलेम में बीजेपी तमिलनाडु युवा विंग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डीएमके बहुत खराब और विवादास्पद विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदू विरोधी है। हर तमिल को हिंदू होने का गर्व है। ये पवित्र भूमि है जिसमें देश के सबसे अधिक मंदिर हैं। तमिलनाडु का हर इंच पवित्र है, लेकिन डीएमके हिंदू विरोधी हैं, इसलिए हमें इसे हराना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आगे कहा कि हिंदू धर्म में तमिलनाडु के विद्वान, गायक, फिलोसोफर, संत और कवि का काफी बड़ा योगदान रहा है और इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन जब भी डीएमके को सत्ता में आने का मौका मिला, उसने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया। उनके बयानों ने हिंदुओं का अपमान किया। सत्ता में रहने पर वो हिंदू संस्थानों और विश्वासों पर हमला करते हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने पर वे हिंदुओं से वोट मांगते हैं। ये नहीं चलेगा। तमिलनाडु के डीएमके का कांग्रेस और कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन है, जबकि सत्ताधारी एआईडीएमके का बीजेपी के साथ। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जारी है। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और साली मेनका को सीबीआई की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब ममता बनर्जी के खास मंत्री
फरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी को ईडी ने मेट्रो डेयरी घोटाला मामले में नोटिस भेजा। जानकारी के मुताबिक प्रियदर्शनी के बैंक खाते में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। इस संबंध में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें नोटिस जारी कर तलब किया है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि प्रियदर्शनी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उनके खाते में विसंगतियां पाए जाने के बाद इस हफ्ते उन्हें जांचकर्ताओं के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया। इससे पहले कोयला चोरी के मामले में ममता बनर्जी की बहू और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। इस घटनाक्रम से पश्चिम बंगाल में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने दावा किया, रुजिरा बनर्जी भारतीय नहीं बल्कि थाईलैंड की नागरिक हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मामले का राजनीतिकरण नहीं करने की बात कही। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस तामील किया है। हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि यदि वे सोचते हैं कि वे हमें डराने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे गलत हैं। हम वे लोग नहीं हैं जो झुक जाएं। रुजिरा बनर्जी ने भी कहा कि वो सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करेगी। बीजेपी ने भी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। भगवा पार्टी ने आरोप लगाया कि टीएमसी मामले का राजनीतिकरण कर रही है। कानून अपना काम करेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई से सियासत गर्मा गई है। बता दें कि इससे पहले सीबीआई की एक टीम रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची। एजेंसी ने यहां उनकी पत्नी को नोटिस थमाने के बाद उनकी साली मेनका गंभीर को नोटिस थमाया और जांच में शामिल होने को कहा। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को विदेशी करार देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसलिए ये लोग कागज दिखाने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि रुजिरा थाईलैंड की नागरिक हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, बीजेपी का कोई सहयोगी दल नहीं है। उनके एकमात्र सहयोगी सीबीआई और ईडी हैं। वे टीएमसी पर दबाव बनाने के लिए अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। जो भी नोटिस जारी किया गया है उसे कानूनी रूप से निपटाया जाएगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले ममता बनर्जी के परिवार के लोगों के तस्करी मामले में फंसने के मामले को बीजेपी चुनावों में जोर शोर से उठाएगी। अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अब उनकी पत्नी और साली का नाम कोयला घोटाले में आने के बाद मामला काफी तूल पकड़ेगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी को चुनावों में उठाना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही दक्षिण भारत में कांग्रेस शासित एकमात्र पुदुचेरी सरकार फिसल गई। पहले से ही अल्पमत में आ चुकी नारायणसामी की सरकार के 2 विधायकों ने इस्तीफा देकर फ्लोर टेस्ट की कहानी पहले ही लिख दी। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद नारायणसामी के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद नारायणसामी की सरकार के साथ महज 11 विधायक बचे और विपक्ष में 14। और इस वजह से नारायणसामी ने राजनिवास जाकर अपना इस्तीफा उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को सौंप दिया। नारायणसामी की सरकार के गिरने के ठीक 5 दिन पहले राहुल गांधी ने पुदुचेरी का दौरा किया था। इसके पहले पुदुचेरी में चल रहे सियासी घमासान के बीच लक्ष्मी नारायण और वेंकटेशन ने अपना इस्तीफा अलग अलग विधानसभा स्पीकर वीपी शिवकोलुंदू को सौंप दिया। लक्ष्मी नारायण ने तो ये भी कहा कि ये नारायणसामी सरकार बहुमत खो चुकी है। उन्होंने बताया कि वह भी पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। बाद में वेंकटेशन ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ विधायक पद को छोड़ रहे हैं। डीएमके से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत कोई फंड मुहैया नहीं करवाया जा रहा था। इससे पहले 4 कांग्रेस नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें से 2 ने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है, जिनके नाम ए नवसिवम और ई थोपनथन हैं। कांग्रेस के बहुमत खोने के बाद बीजेपी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराणा ने कहा था, अन्य 2 कांग्रेस विधायक मल्लद्दी कृष्णराव और ए जॉन कुमार भी जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, वह दोनों बीजेपी से जुड़ने वाले हैं। वह हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता का मानना है कि कांग्रेस सदन में 100% विश्वास मत खोने वाली है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी दावा किया कि 3 अन्य विधायक भी कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि नाम पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और आश्वस्त करते हुए कहा था, मैं अभी नहीं बता सकता। तीनों विधायक नारायणसामी सरकार से नाखुश हैं और इस्तीफा देना चाहते हैं। ये बात 100% पक्की है कि वे इस्तीफा देंगे ही। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।
सोना तस्करी मामले में पहले से ही फंसी रुजिरा बनर्जी और उसकी बहन मेनका के कोयला तस्करी मामले में फंसने से ममता बनर्जी की सियासत फंसती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी के विवादास्पद भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के साथ सीबीआई वाली टीम ने पूछताछ की। कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पहुंची सीबीआई की टीम को काफी कशमकश के बाद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के घर में एंट्री मिली। सीबीआई रुजिरा बनर्जी से मंगलवार को पूछताछ करेगी। अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता स्थित उनके घर पहुंची तो उन्हें करीब 15 से 20 मिनट तक बाहर खड़े रहना पड़ा। इसके बाद टीम अंदर गई। इससे पहले सीबीआई की एक टीम अचानक तृणमूल कांग्रेस सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। सीबीआई कोयला चोरी मामले में अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला को नोटिस थमाने के लिए आई थी। टीम ने उनसे कोयला चोरी मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा। सीबीआई के नोटिस के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा फिर से चढ़ गया। रुजिरा के साथ ही उनकी बहन मेनका गंभीर को भी सीबीआई ने नोटिस दिया। रुजिरा बनर्जी को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद वह एक बार फिर चर्चा में है। उनके साथ रुजिरा की बहन मेनका को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। रुजिरा बनर्जी कौन है? वह इससे पहले भी विवादों में रही हैं। उनके ऊपर गोल्ड तस्करी का आरोप लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 15 मार्च को रुजिरा को कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वह बैंकॉक से अवैध तरीके से सोना लेकर आई हैं। आरोप यह है कि कस्टम अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोका तो पुलिस वालों ने कस्टम अधिकारियों को धमकाया था। कस्टम विभाग ने रुजिरा के खिलाफ समन जारी किया था। समन को खारिज करने के लिए रुजिरा ने हाईकोर्ट में अपील की थी। उनके ऊपर अभी सोना तस्करी का केस चल रहा है। अभिषेक इसी दौरान रुजिरा के बचाव में आए और उन्होंने राजनीतिक विरोधियों का सामना किया। सीबीआई ने कोयला घोटाला मामले में नवंबर 2020 में पहली एफआईआर दर्ज की थी। बीते एक हफ्ते के दौरान सीबीआई ने कोयला मामले की जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को ही एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में 13 जगह पर छापेमारी की। कुछ महीने पहले सीबीआई ने इस मामले में बंगाल, झारखंड, बिहार और यूपी में एक ही दिन में 45 ठिकानों पर छापेमारी की। कोयला चोरी का मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला अभी फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी पहले ही जारी किया जा चुका है। सीबीआई के मुताबिक उससे अपने विश्वसनीय सूत्रों के जरिए इस घोटाले के बारे में पता चला। ईसीएल की लीज वाली खदानों में ईसीएल, सीआईएसएफ और रेलवे के अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला चोरी को अंजाम दिया गया। कोयला चोर इतने बेफिक्र थे कि ट्रकों में भर भर कर कोयला पार कर दिया जाता था और महीनों तक इसका पता नहीं चलता था। सीबीआई ने रुजिरा से कहा कि वह हरीश मुखर्जी रोड स्थित अपने पते पर मामले से संबंधित कुछ सवालों के जवाब के लिए उपलब्ध रहें। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की सियासत कुछ ऐसी है कि यहां निष्पक्ष चुनाव करा पाना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इसी वजह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मार्च और गश्त कर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इस पेट्रोलिंग से मार्च का उद्देश्य था कि राज्य के मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा किया जाए कि वे निडर रहें, लेकिन इस बात से तृणमूल कांग्रेस घबरा गई है। हालत यह है कि अब तृणमूल कांग्रेस के नेता धमकी देने पर उतर आए हैं। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव को मतदान की प्रक्रिया नहीं बल्कि युद्ध की तरह देख रही है। शनिवार को ही सीआरपीएफ की 12 कंपनीज राज्य में पहुंची। चुनाव प्रचार और रैलियों को लेकर मतदान और मतगणना तक सारी चीजें निष्पक्ष माहौल में हों, इसलिए फरवरी 25 तक राज्य और इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल की 30 और बीएसएफ की 25 कंपनीज लगाई जाएंगी। साथ ही सीआरपीएफ और आईटीबीपी की 5-5 कंपनीज भी चुनाव के दौरान सुरक्षा का दायित्व संभालने के लिए राज्य में आएंगी। पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सशस्त्र बलों के साथ सहयोग करते हुए देखा जा रहा है। बीरभूमि, बांकुड़ा, बर्दवान, हावड़ा नॉर्थ, साउथ 24 परगना, पश्चिमी मिदनापुर में सीआरपीएफ की कंपनीज पहुंची। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर टीएमसी नेता ब्रात्य बासु ने कहा कि केंद्र सरकार इसे चुनाव नहीं युद्ध की तरह ट्रीट कर रही है। वो चाहे तो यहां टैंक भी भेज सकती है क्योंकि उन्हें यहां की जनता का समर्थन ही नहीं हासिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता का बयान चौंकाने वाला है। ये बयान साउथ 24 परगना के भानगर स्थित भोगली 2 पंचायत में पार्टी के नेता मुदस्सर हुसैन ने दिया। टीएमसी के पंचायत अध्यक्ष मुदस्सर हुसैन ने कहा, पोलिंग बूथ तक कोई और जा नहीं सकता, वहां सिर्फ तृणमूल के लोग ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टीएमसी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को वोट देना है उन्हें पोलिंग बूथ तक जाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल तो पोलिंग बूथ पर होंगे लेकिन मैदान में तृणमूल के लोग होंगे। बंगाल में आए दिन टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें आती रहती हैं।
उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका और पत्नी रुजिरा के तस्करी मामले में फंसने के बाद उन्होंने कहा उनके परिवार को धमकाकर दबाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं झुकेंगे। सीएम ममता ने भी कहा कि सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। ये मामला ईस्टर्न कोल माइंस लिमिटेड के कोयला खदानों से हुई चोरी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव आयोग को पत्र लिखा और सेंट्रल फोर्स को राज्य में तैनात करने की मांग की थी। चुनावों के मद्देनजर पार्टी ने ये मांग इसलिए उठाई थी ताकि इलेक्शन निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सकें। पार्टी ने कहा था ऐसे पुलिसकर्मी भी पूरी प्रक्रिया से दूर रहने चाहिए जिन पर बीते समय में किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के लगे हों आरोप। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।